तो ये बुक भी वैसी ही है जैसी ये हम आप पढ़ रहे हैं अभी बुक। वर्मा सर जिस बुक की बातचीत करते हैं आपके सामने। आज उमेश का कोई मैसेज है क्या ग्रुप पर? किसी ने देखा है क्या? कैसे नहीं आ पा रहे उमेश सर आज? सर प्रणाम। हाँ प्रणाम। ममता कैसी? दीक्षित थे यार। ठीक हूँ सर, अभी बढ़िया आप हूँ। आ गए मॉडरेटर सर? मॉडरेटर सर संभालिए सर। प्रणाम सर। हाँ नमस्कार ममता जी, कैसे हो? बस ठीक हूँ, थोड़ा सा स्टोमक पेन है। क्या बताया? स्टोमक में पेन है पेट दर्द हो रहा है सर। नहीं नहीं, टेक केयर। थैंक यू। उमेश सर, हाँ सर, सभी को नमस्कार, आज सुप्रभात। प्लेन लेट आता है आपका यार। सर ये क्या, आप पहले इससे जुड़ता हूँ तो 2-3 मिनट लग जाती है एक्स्ट्रा, लेट भी था थोड़ा। यार वर्मा सर के प्रिंसिपल को अडॉप्ट करो ना। वर्मा सर कहते हैं 15 मिनट पहले चलो यार, ऐसे क्या करते हो यार? अब ये तो बिल्कुल बिल्कुल। जूम वालों को तो हम कह नहीं सकते कि भाई हमारे उमेश सर का प्लेन लेट हो जाता है तो थोड़ा जल्दी करे। बिल्कुल सर बिल्कुल। चालू करिए भाई, सब समय हो गया, 6 मिनट ज्यादा हो गए। आज हम लेते हैं जैसे कि आरोप सबकॉन्शियस माइंड का चैप्टर नंबर 2 और का बिंदु नंबर 2। आपका अवचेतन मस्तिष्क आपके साथ विवाद नहीं करता। ये जो कुछ आपका चेतन मस्तिष्क निर्णय लेता है उसे स्वीकार करता है। यदि आप कहते हैं मैं यह नहीं खरीद सकता, यह सच हो सकता है, लेकिन ऐसा मत कहें। एक बेहतर विचार का चुनाव करें। निर्णय लें, मैं इसे खरीदूंगा, मैं इसे अपने मन में स्वीकार करता हूँ। तो यही है कि इस ब्रह्मांड में देवदूत जिसे हम कहें वो विचरण करते रहते हैं। तो हमें ऐसा कहते भी हैं कि सरस्वती माँ सरस्वती का वास हमारी जुबान पर 24 घंटे में एक बार तो कहते हैं कि रहता ही है। उसी प्रकार से निरंतर हम अगर ये विचार रखते हैं कि यार मैं ये नहीं कर सकता, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, तो नई शब्द को वो जैसे स्वीकार ही नहीं करते, उसको हटाकर वो स्वीकार करते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव रखें कि ऐसा होगा और मैं जो चाह रहा हूँ वो मुझे मिलेगा। अब मैं कहूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहेगी, अगर मैं ऐसा कहूँ जैसे ममता जी ने कहा कि आज पेट में दर्द है तो मेरा दर्द ठीक नहीं होगा या मेरी तबीयत ठीक नहीं होगी, तो वो नई शब्द हट जाएगा। इसलिए हमेशा ये रखें कि नई शब्द को इस्तेमाल ना करें। इसी विधा पर मैं भी चल रहा हूँ पिछले साल भर से कि मेरा गला खराब है, तो मैं कहता हूँ ठीक होगा और ठीक हो रहा है, और उसका फर्क भी होता है, ऐसा नहीं है। तो उसी प्रकार से है कि ऐसा निर्णय लें जो हम चाहते हैं और उसी उसी दिशा में आगे बढ़े। क्योंकि अब समय 6:09 हो चुके हैं और आज के सेशन के लिए मैं माननीय वर्मा सर को आमंत्रित करता हूँ। वर्मा सर आए और कल जो चार्ज के बारे में उन्होंने हमें बताया, काफी अच्छे कंसेप्ट लिए हुए। उससे आगे बढ़ के अब आज समरी ट्रायल से शुरुआत करें। ओवर टू वर्मा सर। Thank you, Umesh sir. See, very nicely you have quoted this one कि हमें always positive रहना चाहिए. Positive in sense how our subconscious mind works. That is, it is the principle, or we can say natural principle, that if we are putting something positive in, then we'll get positive out. We think of negative only, then outcome also will be negative. Now, for example, my youngsters are here. I can say, for example, Ganesh is there, Aniruddha is there, Rohit is there. तो साथियों पॉजिटिव सोच के मायने क्या? Now, for example, many times you must have heard
कि वैकेंसी आती है, वैकेंसी में कहते हैं कि भाई वैकेंसी तो बहुत कम है यार, 10 ही वैकेंसी है, होगा नहीं होगा एंड ऑल. नाउ व्हाट शुड बी योर एटीट्यूड? आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए कि नो, लेट इट बी ओनली 1 वैकेंसी एंड दैट इज फॉर मी. मैं इस एग्जाम को क्रैक करूंगा और ये एक पोस्ट है, ये मेरे लिए है. सो यू मस्ट डेवलप सच टाइप ऑफ एटीट्यूड टू अचीव योर गोल्स. और आपका ये एटीट्यूड रहेगा, ये आपका नजरिया रहेगा, देन अकॉर्डिंगली यू विल वर्क हार्ड एंड डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस इन दैट. तो थैंक यू उमेश जी, बहुत अच्छा आपने बताया अबाउट द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. तो साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं सीआरपीसी की क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में हमने लास्ट वीक चर्चा की, तो हमने चार्ज के बारे में जाना, दैट इज इन चैप्टर 17. उसके बाद में द ट्रायल बिगिंस. आफ्टर द व्हेन द चार्ज इज प्रोनाउंस्ड, देन द ट्रायल बिगिंस. ट्रायल में हमने चैप्टर 18 में देखा, दैट वाज द ट्रायल बिफोर द सेशन कोर्ट, जो राजकुमार सर ने हमें बहुत अच्छे से समझाया था. The next chapter was the chapter 19. That was the trial of the warrant cases by the magistrate. So in the previous class, we have discussed about that one. Now we are coming to another important chapter, that is chapter number 20. Then how the trial will be conducted in the summon cases. So chapter 20, that deals with the trial of the summon cases by the magistrate. और ट्रायल केस, समन केसेस के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि ये जो छोटे ऑफेंसेज होते हैं, स्मॉलर ऑफेंसेज, तो उनका ट्रायल कैसे होता है, तो वो आज हम चर्चा करेंगे चैप्टर 20 में. ट्रायल ऑफ द समन केसेस बाय द मजिस्ट्रेट. मजिस्ट्रेट द्वारा सम्मन मामलों का विचारण. इन दैट सेक्शन 251, सेक्शन 251 सेज सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशन टू बी स्टेटेड, यानी कि अभियोग का सारांश बताया जाना. दैट इज हाउ when in a summon case the accused appears or is brought before the magistrate, the particulars of the offense which he is accused shall be stated to him, and he shall be asked whether he pleads guilty or has any defense to make, but it shall not be necessary to frame a formal charge. अब ये लास्ट वाली लाइन है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, बट इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू फ्रेम अ फॉर्मल चार्ज, यानी कि यथा रीति से आरोप को विरचित करना आवश्यक न होगा. और वो हम सेक्शन 211 में देख चुके हैं कि फ्रेमिंग ऑफ द चार्जेस. तो कहने का मतलब यह है कि समन केसेस के अंदर ये आवश्यक नहीं है कि रिटर्न में चार्जेस को फ्रेम करके और वो आरोपी को सुनाए जाए, यानी कि orally also the charge can be pronounced. Orally also the charge can be pronounced, but even then there is no embargo on that. Again it is at the discretion of the court कि सम्मन मामलों में अगर कोर्ट चाहे तो कोर्ट रिटर्न में भी चार्जेस फ्रेम कर सकती है और वो प्रोनाउंस कर सकती है एक्यूज्ड को. और इन जनरली इट इज सीन कि समन केसेस के अंदर जो चार्जेस हैं वो ओरली ही सुनाए जाते हैं, यानी कि अभियोग का सारांश बताया जाना. दैट इज हाउ व्हेन एक्यूज्ड अपीयर बिफोर द कोर्ट, देन इट विल बी आस्क्ड टू हिम कि भाई आपके विरुद्ध ये आरोप है, क्या आप अपना आरोप स्वीकार करते हैं या आप अनवीक्षा चाहते हैं. देन एक्यूज्ड विल से इफ ही प्लीड्स गिल्टी, then court will proceed accordingly. अगर वो गिल्टी प्लीड करता है तो कोर्ट कैन टेक द एक्शन और उसको कॉन्विक्शन करके एंड पास द एप्रोप्रिएट सेंटेंस. अदर पार्ट ऑफ दिस इज कि अगर वो प्लीड गिल्टी नहीं करता है, देन ही विल से कि मेरे को आरोप अस्वीकार है और आई वांट ट्रायल, मैं प्रकरण की अनवीक्षा चाहता हूं. So whatever has been stated by the accused, that will be written in the order sheet. कि आरोपी को आरोप सुनाया गया और आरोप को सुनकर के आरोपी ने
आरोप से इनकार किया और अन्वीक्षा चाहिए। और उसके बाद में फिर जो प्रकरण है, जो केस है, दैट विल बी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज द कॉलिंग ऑफ द प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस। तो इसमें मेन चीज ये ध्यान रखने वाली है कि समन केसेस के अंदर आरोप है वो मौखिक रूप से भी सुनाया जाता है, बट देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन दैट। अगर कोर्ट चाहे तो कुछ मामलों के अंदर वेयर ही फील्स एप्रोप्रिएट, तो उस कंडीशन के अंदर आरोप है वो रिटर्न में भी सुनाए जा सकते हैं। नाउ कमिंग टू सेक्शन 252, that is the conviction on the plea of guilty. Now at the time of pronouncement of the charge, if the accused feels guilty, he pleads guilty, then what action will be taken by the magistrate? यानी कि दोषी होने के अभिवाक पर दोष सिद्धि, that is how. If the accused pleads guilty, the magistrate shall record the plea as nearly as possible in the words used by the accused, and may, here the word may is used here, and may in his discretion convict him thereon. अगर किसी आरोपी ने अपना आरोप स्वीकार कर लिया, ठीक है, तो जो उसके शब्द है तो एज नियरली, यथासंभव उन्हीं शब्दों में उनको रिकॉर्ड किया जाएगा दैट हाउ इज प्लीडिंग गिल्टी अबाउट दैट ऑफेंस। और उसके बाद में द कोर्ट, अब ये आगे कह रहा है कि यूज्ड बाय द एक्यूज्ड एंड मे इन हिज डिस्क्रेशन, एंड मे इन हिज डिस्क्रेशन, यानी कि अपने स्व विवेकानुसार वो उसको दोष सिद्ध कर सकता है। व्हेन either on the same day or he can postpone the proceeding to some other day. So that is given in section 252. Now coming to section 253, that is about the conviction on plea guilty in absence of the accused in the petty cases is very important. यानी कि छोटे जो मामले हैं, जो स्मॉल ऑफेंसेस हैं, तो उन मामलों में अगर एक्यूज्ड अगर एब्सेंट भी होता है तो उस कंडीशन के अंदर व्हाट द कोर्ट विल टेक एक्शन। नाउ व्हाट आर द स्मॉल ऑफेंसेस और वी कैन से पेटी ऑफेंसेस। पेटी ऑफेंसेस जिनमें सिर्फ जुर्माने से दंडनीय है, तो इस तरह की जो पेटी ऑफेंसेस हैं दैट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन सेक्शन 206। तो क्लोज वन सेज वेयर अ समन्स केस has been issued, and whereas summons has been issued under section 206, the 206 deals about the petty offenses that already we have seen. That is the and that is the procedure given in that one 206, that how the summons will be issued in the petty offenses. So suppose some complaint is filed before the court in the petty offenses. What court will do? Court will take the cognizance of that offense and issue the process to the accused in the petty cases. And how the summons will be issued to the accused in the petty offenses, that is given in section 206. तो आगे ये कह रहा है कि when a summon has been issued under section 206 and the accused desires to plead guilty to the charge without appearing before the magistrate, he shall transmit to the magistrate by post or by the messenger a letter containing his plea and also the amount of fine specified in the summons. तो 206 की जो सम्मन होते हैं ये थोड़ा अलग टाइप के सम्मन होते हैं। इसमें क्या होता है कि उसमें कंडीशन लिखी होती है that you are the accused of so and so petty offense, so you will be penalized for this for an amount of so and so, यानी कि इतने रुपये का जुर्माना से आपको दंडित किया जाता है। और आप चाहे तो स्वयं उपस्थित हुए न्यायालय के सामने, या आपका कोई प्लीडर है या कोई मैसेंजर है, और इवन बाय पोस्ट आल्सो यू कैन सेंड दैट फाइन टू द कंसर्निंग कोर्ट। तो जुर्माना वो डाक से भी भेज सकता है, या कोई उसका मैसेंजर है, कोई थर्ड पर्सन उसके थ्रू भी भेज सकता है, और अगर वो प्लीडर है उसका कोई तो उसके थ्रू भी वो भेज सकता है। दैट मीन्स इन द पेटी ऑफेंसेस द एक्यूज्ड नीड नॉट टू अपीयर पर्सनली। इसका जिस्ट यही है। और नॉर्मली हमने देखा कि जो सेक्शन 206 हमने चर्चा की थी कि उसमें जुर्माना जो होता है 1000 रुपए तक का जुर्माना होता है,
ठीक है, वो ऑफेंसेस पेटी ऑफेंसेस कहलाते हैं। नाउ क्लॉज 2 सेज द मजिस्ट्रेट में इन हिज डिस्क्रेशन convict the accused in his absence on his plea of guilty and sentence him to pay the fine specified in the summons, and the amount transmitted by the accused shall be adjusted towards that fine, or where a pleader authorized by the accused in his behalf pleads guilty on the behalf of the accused, the magistrate shall record the plea as nearly as possible in the words used by the pleader, and may in his discretion convict the accused on such plea and sentence him as aforesaid. तो नॉर्मली हम देखते हैं कि डे टू डे लाइफ के अंदर कि जो छोटे मोटे चालान होते हैं, नाउ फॉर एग्जांपल मोटर व्हीकल एक्ट के ऑफेंसेस होते हैं, या कोई एनक्रोचमेंट के होते हैं कि पब्लिक रोड पर कोई एनक्रोचमेंट कर दिया, ठीक है, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दे फाइल द कंप्लेंट बिफोर द कोर्ट। तो ये जो पेटी ऑफेंसेस होते हैं जो जुर्माने से दंडनीय होते हैं, उनके प्रावधान इसमें किए गए हैं सेक्शन 253 में। तो उसमें क्या होता है कि कन्फेशन एप्लीकेशन, नाउ दिस फाइन प्रैक्टिकली इट इज सीन दैट इट शुड बी सपोर्टेड बाय द कन्फेशन ऑफ द एक्यूज्ड, जिसको कहते हैं कि मैं अपना जुर्म स्वीकार करता हूं और न्यायालय जो भी जुर्माना की सजा जो एप्रोप्रिएट होगा उससे अगर दंडित करता है तो मैं उसको जमा कराने के लिए तैयार हूं। तो उसका स्टेटमेंट है, वो कोर्ट क्या करेगा, उसको डिस्पोज ऑफ करने के पर्पज से उसमें उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट लिख करके, और सिंस ही इज पेइंग द फाइन तो ही विल बी पेनलाइज्ड विद द फाइन, और फाइन जमा करने के बाद में द केस विल बी डिस्पोज्ड ऑफ। So that is given in section 253. That is all about the offenses, petty offenses. Now coming to section 254, that is the procedure when not convicted. अब वो तो plead guilty कर लिया उसने section 252 और 253 में. Now there are cases where the accused is not pleading guilty. The procedure when not convicted. That is how. Clause 1 says, if the magistrate does not convict the accused under section 252 or section 253, is not pleading guilty, the magistrate shall proceed to hear the prosecution and take all such evidence as may be produced in support of the prosecution, and also to hear the accused and take all such evidence as he produces in his defense. Now, prosecution evidence will come in that one. So normally it is seen कि summon cases में ज़्यादा witnesses नहीं आते हैं. Only formal witnesses, only they are called and they are made party, or we can say the list of that witnesses are submitted before the court. जो smaller offenses होते हैं उसमें 1, 2, 3 maximum, not more than that. तो उस condition के अंदर prosecution है वो अपने evidence पेश करेगी. Then accused will have an opportunity to cross-examine them. And after that, equally, the accused also will be given an opportunity to produce his witnesses in his defense. So that procedure is given in this one. Now, clause 2 says, the magistrate may, if he thinks fit, on the application of the prosecution or the accused, issue a summons to any witness directing him to attend or to produce any document or other thing. तो ये हमने पहले भी उसमें देखा जो वारंट ट्रायल में कि if the prosecution they desire some additional witnesses are to be called or some documents are to be summoned, so in that condition the court may issue the notice or summon for calling of the witnesses or for the produce of any document or other thing which are related to the offense. So that is given in clause 2. Now coming to clause 3, the magistrate may, before summoning any witness on such application, require that the reasonable expenses of the witness incurred in attending for the purpose of the trial to be deposited in the court. Now suppose, since it is a summon case, summon trial, or we can say summon cases, in that condition, if any accused, he desires that so and so witness is important, and that witness should be called before the court. तो ऐसे मामलों में कोर्ट है तो ये ऑर्डर कर सकती है कि गवाह को बुलाने के लिए जो एक्सपेंसेस हैं
that should be deposited by the accused in advance before the court. तो कोर्ट ये कंडीशन भी इम्पोज कर सकती है कि मान लो फॉर एग्जांपल कोई प्रोफेशनल है, उसको बुलाना है, तो डेफिनेटली अगर उसका काम उसको आना पड़ रहा है तो इज एक्सपेंसेस ऑफ कन्वेंस और दूसरे जो एक्सपेंसेस हैं तो कोर्ट अगर एप्रोप्रिएट लगता है कोर्ट एडवांस में जमा करा सकती है. रीजन फॉर दैट इज कि समटाइम्स इट में हैपन कि जो एक्यूज्ड है वो प्रोसीडिंग को डिले करने की भी कोशिश कर सकता है. सो टू अवॉइड सच टाइप ऑफ सर्कमस्टांसेस द कोर्ट में इम्पोज कंडीशन that whatever the expenses are there that are to be deposited by the accused before the court before calling that witness. So that is given section 254. Now coming to section 255, that is the acquittal or the conviction. यानी कि उसको दोष मुक्त करें या दोष सिद्ध करें. तो नॉर्मली जब भी ट्रायल पूरा होगा उसके बाद में आर्ग्यूमेंट्स विल बी हर्ड. Now there are only two possibilities, that either the accused will be acquitted or he will be convicted. That is how clause 1 says, if the magistrate upon taking the evidence referred to in section 254 and such further evidence, if any, as he may of his own motion cause to be produced, find the accused not guilty, he shall record an order of acquittal. यानी कि after corroborating all the evidences, or we can say appreciation of the evidence, if the court is of the view that no offense is made out against the accused, in that condition the court will record the reason of his acquittal and the accused will be acquitted. यानी कि एविडेंस कंप्लीट होने के बाद में न्यायालय को किसी भी स्टेज पर ये उचित प्रतीत होता है कि एक्यूज्ड के खिलाफ इस तरह का कोई ऑफेंस नहीं बनता है. Or in other words, we can say, even when the evidence is not proper, then the benefit of doubt is given to the accused. तो संदेह का लाभ देकर के भी और उसको दोष मुक्त किया जा सकता है. That is given in clause 1. Now clause 2 of section 255 says, where the magistrate does not proceed in accordance with the provisions of section 325 or section 360, he shall, if he finds the accused guilty, pass sentence upon him according to law. Very important. अब section 325 क्या कहता है? Section 325 ये कहता है कि when the magistrate cannot pass the severe sentence. Now that is how normally we see that the magistrate of first class is empowered to penalize any accused up to 3 years imprisonment. 3 साल की सजा से उसको दंडित किया जा सकता है. But at the same time, where the magistrate of second class is there, so here the power of the magistrate second class is limited. Now he cannot impose the sentence beyond 1 year. 1 साल से ज्यादा की सजा second class magistrate नहीं दे सकता. Equally, he cannot impose the fine exceeding 1,000 rupees. 1,000 रुपये से ज्यादा का जुर्माना भी नहीं कर सकता. तो in that condition, where the magistrate thinks that my powers are limited and according to the evidence, the accused should be penalized for the more penalty. उसको ज्यादा सजा से दंडित किया जाना जरूरी है. In that condition, he will commit the case to the chief judicial magistrate. Second condition is section 360. Section 360 में क्या है कि release of the offender on the probation or admonition. यानी कि उसको भर्त्स हिंदी में बोलते हैं भर्त्सना, यानी उसको डांटा जाता है कि भाई आगे से आप ऐसा ऑफेंस मत करना. दैट इज इन द सेक्शन 3 ऑफ द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट. और सेक्शन 4 ऑफ द प्रोबेशन ऑफ द ऑफेंडर्स एक्ट, दैट इज इन दैट बेल बॉन्ड्स आर टेकन. बॉन्ड्स आर टेकन और उसकी बॉन्ड की लिमिट होती है मैक्सिमम 3 साल. 3 साल से ज्यादा का बॉन्ड एक्यूज से नहीं लिया जाता. एंड इन दैट कंडीशन दिस कंडीशन इज इम्पोज्ड कि बॉन्ड के पीरियड में वो अपराधी है कोई दूसरा अपराध कारित नहीं करेगा.
तो इस पर्पज के लिए उससे बॉन्ड लिया जाता है। तो अगर 360 में भी अगर उसका ग्राउंड नहीं बनता है दैट ही शुड बी रिलीज्ड ऑन द प्रोबेशन, तो उस कंडीशन के अंदर 325 और 360 अगर जहां लागू नहीं होता है तो उस कंडीशन के अंदर द एक्यूज्ड ही कैन बी अकॉर्डिंगली पेनलाइज्ड बाय द मजिस्ट्रेट। यानी कि 325 के प्रावधान भी मजिस्ट्रेट पे लागू नहीं हो रहे, यानी कि जो उसकी लिमिट है उसी में उसको पेनलाइज करना है, और 360 में उसको प्रोबेशन का लाभ भी नहीं दिया जाना है। तो यहां पर कोर्ट एज पर द एविडेंस अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड, तो उस कंडीशन के अंदर ही कैन पास द एप्रोप्रिएट ऑर्डर एंड मे सेंटेंस टू द एक्यूज्ड पर्सन। So that is given in clause 2. Now coming to clause 3, a magistrate may under section 252 or section 255 जो ऊपर दिया है, convict the accused of any offense triable under this chapter which form the facts admitted or proved he appears to have committed whenever whatever may be the nature of the complainant, may be the nature of the complaint or summons, if the magistrate is satisfied that the accused would not be prejudiced thereby। अब उसको ये भी देखना मजिस्ट्रेट को कि अगर वो किसी आरोपी को दंडित कर रहा है तो उसमें ये भी देखा जाएगा कि अभियुक्त के ऊपर इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, मीन्स ही शुड नॉट बी प्रीजुडिसाइज्ड thereby। तो ये भी ध्यान में रखना है कि उसके अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़े। कहने का मतलब है कि एप्रोप्रिएट सेंटेंस में बी गिवन, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि देयर शुड नॉट बी एनी अल्ट्रा वायरस एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द मजिस्ट्रेट। वो अपनी सीमा में रह करके और उसी के अनुकूल वो उसको दंडित करे, और ये भी ध्यान रखे कि उससे एक्यूज्ड के कैरियर पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो साथियों, पिछली बार हमने चर्चा की थी कि नॉर्मली जो समन टाइप ऑफ केसेस होते हैं इसमें प्रोबेशन का लाभ दिया जाता है इफ द एक्यूज्ड इज नॉट एन हैबिचुअल ऑफेंडर। पहली बार किसी से गलती होगी, समवन इज द स्टूडेंट, समवन इज द प्रोफेशनल, और कोई माइनर ऑफेंस है विच कैन बी ट्राइड समरली और वी कैन बी ट्राइड बाय इन द समन ट्रायल। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उसको प्रोबेशन का लाभ दिया जाता है। तो नाउ ये जो आखिरी में करा है कि अभियुक्त पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, दैट इज हाउ सपोज सम स्टूडेंट इज देयर, तो डेफिनेटली उसका कैरियर आगे पेंडिंग है, तो कोई ऐसा भी पनिशमेंट उसको नहीं दिया जाए जो उसको कैरियर को अफेक्ट करे। तो जो प्रोबेशन का प्रिविलेज दिया जाता है उसमें एक, जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन 4 ऑफ द प्रोबेशन ऑफ द ऑफेंडर्स एक्ट, तो उसके अंदर जो सेक्शन 12 है ऑफेंडर्स एक्ट की, उसके अंदर एक प्रोविजन है कि उसको प्रोबेशन का प्रिविलेज दिया जाएगा अंडर सेक्शन 4, बट उसमें सेक्शन 12 का भी हवाला दिया जाएगा कि दिस टाइप ऑफ पनिशमेंट और दिस टाइप ऑफ पेनल्टी दैट विल नॉट अफेक्ट हिज कैरियर, यानी कि ये जो है उसके कैरियर पर प्रभाव नहीं डालेगी। तो आई फील हम इसका इंटरप्रिटेशन निकालें तो ये उसी के बारे में कह रहा है कि मजिस्ट्रेट को अगर ये समाधान हो जाता है कि उससे अभियुक्त पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, दैट मीन्स द सेंटेंस विच इज पास्ड बाय द मजिस्ट्रेट शुड नॉट एडवर्सली अफेक्ट द कैरियर ऑफ द एक्यूज्ड। तो ये इसके बारे में बताया इसने। नाउ कमिंग टू सेक्शन 256 256 इसके कंटेंट्स को थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है, एंड वेरी ऑफन इट इज सीन दैट सम कंट्रोवर्सी अराइजेज इन दिस सेक्शन, दैट इज हाउ non-appearance or the death of the complainant. Now what the court will take what action कि अगर कंप्लेनेंट वो उपस्थित नहीं है कोर्ट में और या कंप्लेनेंट की डेथ हो गई। See normally what happens in the state cases normally it does not happen because कंप्लेनेंट एक अदर पार्ट हो गया और वो अगर सरकारी केस बन गया, then the person or the prosecutor who is representing the state always he is available there. Public prosecutor या additional public prosecutor they are always available in the court.
तो दिस टाइप ऑफ सिचुएशन अराइजेज वेयर इट इज द प्राइवेट कंप्लेंट, जहां प्राइवेट कंप्लेंट होती है और जहां कंप्लेनेंट है वो खुद अपनी पैरवी करता है या उसका जो प्राइवेट एडवोकेट है वो उसकी पैरवी करता है, तो वहां पर ये 256 है, वहां पर ये नॉर्मली कंडीशंस आती है इसकी। और कई बार बड़ी कंट्रोवर्सी होती है कि कई बार पहले इंस्टेंस के ऊपर ही व्हेन द कंप्लेनेंट इज नॉट प्रेजेंट तो उसकी कंप्लेंट खारिज कर दी जाती है। तो फर्स्ट वी विल सी द कंटेंट्स ऑफ दिस वन। क्लॉज 1 सेज इफ द समन्स हैज बीन इश्यूड ऑन कंप्लेंट, कंप्लेंट के ऊपर अगर नोटिस जारी हुए किसको, एक्यूज्ड को, एंड ऑन द डे अपॉइंटेड फॉर द अपीयरेंस ऑफ द एक्यूज्ड or any day subsequent thereto which the hearing may be adjourned, the complainant does not appear, the magistrate shall, notwithstanding anything herein before contained, acquit the accused unless for some reason he thinks it proper to adjourn the hearing of the case to some other day. Now conditions are given. On the basis of the complaint filed by the complainant, accused is summoned by the court, and on the given day the accused appears before the court in the compliance of the summon, but consequently the complainant he does not appear. यानी कि मुलजिम उपस्थित है कोर्ट के समक्ष जब कोर्ट ने उसको बुलाया है, लेकिन कंप्लेनेंट है, परिवादी है, ही इज नॉट अवेलेबल, वो उपस्थित नहीं है, देन व्हाट एक्शन विल बी टेकन बाय द कोर्ट। अब इसमें आखिरी में दिया है ये अनलेस फॉर सम ही में एक्विट द एक्यूज्ड, वो एक्यूज्ड है उसको बरी कर सकता है अनलेस फॉर सम रीजन ही थिंक्स इट प्रॉपर टू एडजॉर्न द हियरिंग of the case to some other day. Now it talks about the discretion of the court कि मुलजिम उपस्थित है लेकिन परिवादी उपस्थित नहीं है, तो कोर्ट को पावर है कि on the very first day when the complainant is not present, then he may acquit the accused, and उसके बाद में जो परिवाद है उसको खारिज भी कर देगा। तो इसके बारे में काफी प्रॉब्लम्स आती हैं, कई बार जो प्राइवेट कंप्लेंट होती है वो केस हो जाती है और उसको रिस्टोर करना बड़ा मुश्किल होता है। और रिस्टोर करना कब, स्पेशली कि एक्यूज्ड अगर कोर्ट में आ जाता है और उसको अगर एक्विट कर दिया, देन इट इज बियॉन्ड द पावर ऑफ द मजिस्ट्रेट। इन दैट कंडीशन द कोर्ट कैन नॉट रिस्टोर द कंप्लेंट, स्पेशली व्हेन द एक्यूज्ड हैज अपीयर्ड एंड ही हैज बीन एक्विटेड बाय द कोर्ट। इसके बारे में कई केस लॉज हैं। सेक्शन 256 स्कोप, ये केस लॉ है एस आनंद वर्सेज वासुमती चंद्रशेखर, एस आनंद वर्सेज वासुमती चंद्रशेखर 2008 वॉल्यूम 1 WLC सुप्रीम कोर्ट का है ये जजमेंट, क्रिमिनल पेज नंबर 447, 2008 वॉल्यूम 1 WLC सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल 447। अब इसमें जो फाइंडिंग दी है कोर्ट ने, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू सी। डेट इज फिक्स्ड फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द डिफेंस विटनेस, prosecution evidence is completed and case was put up for the examination of the defense witnesses, यानी कि accused के witnesses के लिए तारीख तय थी। Presence of the complainant is necessary for the cross examination of the witnesses। अगर accused के defense के witnesses आ गए तो उनको क्रॉस एग्जामिन करने के लिए परिवादी या उसके अधिवक्ता का उपस्थित होना बहुत जरूरी है। But not necessary if the complainant by his absence loses such right at his own peril, and trial court instead of dismissing the complaint must pass the judgment on merit. Very important. अब इसको आप इस तरह से समझें कि इस प्रकरण में क्या हुआ था कि एक्यूज के डिफेंस एविडेंस के अंदर विटनेसेस को बुलाया गया था या एक्यूज ने खुद उनको प्रेजेंट किया था। डिफेंस के विटनेसेस दे वर प्रेजेंट इन द कोर्ट
but the complainant or his advocate, they were not present before the court. तो कोर्ट ने क्या किया कि उसका परिवाद वो खारिज कर दिया कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फाइंडिंग की दी है इसमें कि कोर्ट कैन नॉट पास टू ऑर्डर्स साइमल्टेनियसली। अगर कोर्ट के पास में एक रेमेडी है या एक राइट है तो दूसरे राइट का वो उपयोग नहीं कर सकती। कहने का मतलब यह है कि पत्रावली थी वो डिफेंस एविडेंस के लिए तय थी, डिफेंस एविडेंस आ गई थी, तो यानी कि उस पत्रावली में उस पर्टिकुलर डे डिफेंस एग्जामिनेशन, डिफेंस विटनेसेस को एग्जामिन होना था। दैट इज द चीफ एग्जामिनेशन एज वेल एज द क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द कंप्लेनेंट। लेकिन कोर्ट ने चूंकि परिवाद को खारिज कर दिया, वो गलत था, सुप्रीम कोर्ट ने माना। रीजन क्या था कि उन्होंने क्या है कि डिफेंस एविडेंस थी वो भी क्लोज कर दी और अल्टीमेटली परिवाद को भी खारिज कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइंडिंग दी कि जो पत्रावली उस तारीख को तय थी वो ही उसी के बारे में कोर्ट को एडवर्स ऑर्डर पास करना चाहिए था। वो क्या कि डिफेंस के अंदर जो क्रॉस एग्जामिनेशन है उसको वो बंद कर सकती थी कोर्ट, लेकिन उन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन के स्टेज पे परिवाद को ही खारिज कर दिया। तो कोर्ट ने ये गलत माना, सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसमें आगे दिया है, एंड द ट्रायल कोर्ट इंस्टेड ऑफ डिसमिसिंग द कंप्लेंट मस्ट पास द जजमेंट ऑन मेरिट, कि मेरिट पे उनको जजमेंट पारित करना चाहिए था। तो साथ ही उसमें कहने का मतलब यह है कि प्राइवेट कंप्लेंट के अंदर क्या है कि नो सो लॉन्ग देयर इज नो इफेक्टिव प्रोसीडिंग, कोर्ट कैन नॉट पास एनी एडवर्स ऑर्डर ऑन द कंप्लेंट। दैट इज हाउ एक्यूज को सम्मन करना है तो वहां पर कंप्लेनेंट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो पत्रावली तलबी में चल रही है। और इफेक्टिव प्रोसीडिंग में जहां पर कंप्लेनेंट या उसके एडवोकेट की आवश्यकता है, then only the court can pass the adverse order in that work. तो ये इसके बारे में दिया है। और भी जजमेंट है इसमें। एक जजमेंट और है ये, HP एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HP एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस MPS चावला 1997 वॉल्यूम 2 क्राइम्स 591 हिमाचल प्रदेश। इसके जो कमेंट्स थे वो ये हैं कि there is no denying that the dismissal of the complaint in default under section 256 entails the acquittal of the accused. Once an accused has been acquitted of the offense, the law provides a remedy by way of appeal against the order of acquittal under section 378 clause 4 of the code. अब ये इसमें ये बता रहा है कि किसी कंप्लेंट में अगर एक्यूज्ड प्रेजेंट है लेकिन complainant is absent, or in that condition if the complaint itself is quashed by the court and the accused is acquitted, in that condition it is beyond the power of the magistrate to restore the complaint. तो अगर कंप्लेंट को खारिज कर दिया है कोर्ट ने और अगर एक्यूज्ड है उसको एक्विट कर दिया है, दोष मुक्त कर दिया है, तो उस कंडीशन के अंदर द रेमेडी अवेलेबल इज दैट इज ओनली द अपील। तो पहली बात तो यह है कि दिस विल नॉट बी कॉल्ड एज द डिस्चार्ज। अगर एक्यूज्ड को एक्विट कर दिया, उसको बरी कर दिया, तो दिस विल बी ट्रीटेड एज द एक्विटल। और एक्विटल के केस में अपील इज मैंडेटरी। तो यहां पर जो राइट है इसका कंप्लेनेंट का टू रिस्टोर द कंप्लेंट, उसकी पावर मजिस्ट्रेट को नहीं है। तो मुलजिम को छोड़ा जाना जब कंप्लेंट खारिज होती है तो दैट विल बी ट्रीटेड एज द एक्विटल। और एक्विटल के खिलाफ अपील का प्रावधान है, दैट इज गिवन इन सेक्शन 378 ऑफ CRPC। तो ये फाइंडिंग दी थी इसमें।
नाउ कमिंग टू सेक्शन 257। हाँ, इसमें एक चीज और भी है, अगर कंप्लेनेंट एक्सपायर हो गया और इस आशय की कोई रिपोर्ट कोर्ट के सामने आती है दैट कंप्लेनेंट itself is expired, in that condition also the complaint can be quashed by the court and the accused he will be acquitted। तो सेक्शन 256 में ये दिया है। नाउ इसमें प्रोविजो भी दिया आगे, provided that where the complainant is represented by a pleader or by the officer conducting the prosecution, or where the magistrate is of the opinion that the personal attendance of the complainant is not necessary, the magistrate may dispense with his attendance and proceed with the case। यानी कि जहां पर अगर उसने प्लीडर अपॉइंट कर रखा है या कोई प्रोसिक्यूशन इसमें कार्रवाई कर रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर परिवादी को असालतन उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। एंड इन दैट कंडीशन, हाँ, इसमें एक प्रोविजन और भी है। कंप्लेंट केसेस में नॉर्मली इट इज सीन कि व्हेन इफेक्टिव प्रोसीडिंग्स आर टेकिंग प्लेस बिफोर द कोर्ट एंड द केस इज रिप्रेजेंटेड बाय द एडवोकेट, तो उस कंडीशन के अंदर फॉर एग्जांपल द एविडेंस ऑफ द कंप्लेनेंट हिमसेल्फ इज टू बी रिकॉर्डेड, but due to some or other reason the complainant himself is not present but his advocate is present, यानी कि उसमें बयान दर्ज होने कंप्लेनेंट के, लेकिन कंप्लेनेंट हाजिर नहीं, उसका वकील हाजिर है, तो उस कंडीशन के अंदर he will move an application that due to so and so reason my this complainant is not able to be present today before the court। तो उस कंडीशन के अंदर कोर्ट क्या करेगा कि कोर्ट विल डिस्पेंस विद द अटेंडेंस ऑफ द कंप्लेनेंट, यानी कि उसकी हाजिरी को उस पर्टिकुलर डे के लिए माफ कर देगा। तो दैट प्रोविजन इज आल्सो गिवन हियर। अब वो एक्चुअली जो 256 में हमने बात की वो डीडी की है, वो डीडी की बात है डिसमिस इन डिफॉल्ट। तो डीडी हो जाता है तो डीडी की कंडीशन है कि एक्यूज्ड अपीयर नहीं हुआ या वो तलबी में है तो उसको कंप्लेंट को रिस्टोर किया जा सकता है, लेकिन अगर एक्यूज्ड अपीयर हो गया, कंप्लेंट खारिज हो गई, तो एक्यूज्ड को एक्विट किया जाएगा और जो राइट है अपील के दैट विल लाई ओनली अंडर सेक्शन 378। सेकंड प्रोविजन करा है द provisions of subsection 1 shall so far as may be apply also to the cases where the non appearance of the complainant is due to his death। अगर कंप्लेनेंट की डेथ हो गई एंड इट इज ब्रॉट बिफोर द इन द नॉलेज ऑफ द कोर्ट, तो उस कंडीशन के अंदर भी कोर्ट यही कार्रवाई करेगा कि आइदर द कोर्ट विल रिक्वायर द डेथ सर्टिफिकेट ऑफ द कंप्लेनेंट और अदरवाइज टू द कंसर्निंग पुलिस स्टेशन उस बात की रिपोर्ट मंगवाएगा वो कि भाई ये सो एंड सो पर्सन ही इज एक्सपायर्ड। तो जो पुलिस है वो जाके जाएगी, 2 गवाहों के स्टेटमेंट लेगी, अगर डेथ सर्टिफिकेट है वो भी लेगी, एंड दे विल सबमिट द रिपोर्ट। तो दैट मींस इवन ऑन द डेथ ऑफ द कंप्लेनेंट, उस कंडीशन के अंदर कोर्ट सिंपली ओरली, अगर कोई आदमी कहता है कि उसकी डेथ हो गई है, कोर्ट उसको नहीं मानेगी सो लॉन्ग सम प्रूफ इज प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट, या तो डेथ सर्टिफिकेट हो या पुलिस की रिपोर्ट हो, उसी कंडीशन के अंदर कोर्ट है that will take the action in case of death of the complainant। Now coming to section 257, withdrawal of the complaint। complaint को वापस कब लेना, एक बड़ा ये इसमें बड़ी अच्छी बात है कि normally we have seen in the state cases, जो हमने वारंट केसेस में पढ़ा, हमने सेशन ट्रायल में पढ़ा, तो वहां पर ये प्रावधान नहीं है। अगर कोई स्टेट केस बन गया तो उस कंडीशन के अंदर जो विक्टिम है या कंप्लेनेंट है, ही इज नॉट एम्पावर्ड टू विथड्रॉ द केस। उसके लिए प्रोविजन है देन ही हैज टू गो इन सेक्शन 320, और 320 में ये डिफाइन किया हुआ है कि कौन कौन से केसेस हैं विच कैन बी विथड्रॉन और द केसेस विच कैन बी सेटल्ड बाय द कंप्रोमाइज। तो समन केसेस के अंदर ये प्रिविलेज है कि एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग बिफोर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट कंप्लेनेंट कैन विथड्रॉ हिज कंप्लेंट, अपने परिवाद को वापस ले सकता है irrespective of the proceeding whatever has been conducted before the court। So that is given in section 257। Withdrawal of the complaint
if a complainant at any time before the final order is passed in any case under the chapter satisfy the magistrate that there are sufficient grounds for permitting him to withdraw his complaint against the accused, or if there be more than one accused against all or any of them, the magistrate may permit him to withdraw the same and shall thereupon acquit the accused against whom the complaint is so withdrawn. एक से ज्यादा अभियुक्त है तो सबके खिलाफ, या एक से ज्यादा अभियुक्त है तो उनमें से किसी के खिलाफ ये पावर दी हुई है अंडर सेक्शन 257 that the complaint can be withdrawn at any stage of the proceeding. That is given in section 257. And normally my friends, they might be doing this one. पारस जी हैं, राजकुमार जी हैं, कि नॉर्मली जो प्राइवेट कंप्लेंट होती है, फॉर एग्जांपल एनआई एक्ट के जो केसेज होते हैं, तो उसमें सारी एविडेंस होने के बाद में इवन एट द टाइम ऑफ द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट कोर्ट को जाके बताया जाता है कि साहब हमारा राजीनामा हो गया है और हम कंप्लेंट को विड्रॉ करेंगे, हम राजीनामा करेंगे. तो कोर्ट उसमें जजमेंट के स्टेज पर भी, हाँ, ओनली थिंग कि जजमेंट लिखाया नहीं गया हो, जजमेंट सुनाया नहीं गया हो, उसके पहले भी कंप्लेंट कैन बी विड्रॉन. नाउ कमिंग टू सेक्शन 258, that is the power to stop the proceeding in certain cases. Power to stop the proceeding in certain cases. क्या ऐसा भी होता है कि कोर्ट मामलों में कार्रवाई को ही स्थगित कर दे? And that is given in section 258. In any summon case instituted otherwise than upon a complaint. Otherwise than on a complaint, very important. ये वर्ड याद रखना आप. 258 is applicable where the cases are instituted otherwise than upon a complaint. यानी कि परिवाद से अलग टाइप से अगर कोई मामले न्यायालय में संस्थित किए गए हैं, there the applicability of section 258 comes. A magistrate of the first class or with the previous sanction of the chief judicial magistrate or any other judicial magistrate may, for reason to be recorded by him, stop the proceedings at any stage without pronouncing any judgment. And where such stoppage of the proceeding is made after the evidence of the principal witnesses has been recorded, pronounce the judgment of acquittal, and in any other case release the accused, and such release shall have the effect of discharge. That is how. कुछ मामले ऐसे होते हैं, ये परिवाद वाले मामले नहीं है, पहले तो आपको ये देखना है इसके अंदर. दूसरी कंडीशन क्या है कि how the court can stop the proceeding in this type of cases. Now, for example, court has taken that cognizance and court has issued the process. उसको एक्यूज को तलब करने के लिए और समन भेजे गए, उसके बाद में वारंट भेजे गए, बट देयर इज नो वेयर अबाउट्स ऑफ द एक्यूज्ड. और क्रिमिनल में एक स्पेशल चीज ये है कि so long the accused is not appearing before the court, the proceeding will be stayed there itself. यानी कि प्रोसीडिंग उसकी आगे नहीं बढ़ेगी. सिविल प्रोसीडिंग में क्या है कि दैट डिफेंडेंट ही कैन बी डिक्लेयर्ड एज एक्स पार्टी, लेकिन यहाँ पर जो अगर प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ और अगर एक्यूज्ड अपीयर नहीं हुआ तो वहां पर प्रोसीडिंग क्रिमिनल केसेस में आगे नहीं बढ़ेगी. अब इसमें क्या है कि एक्यूज का कोई वेयर अबाउट्स पता नहीं है. In that condition, what court will take the action? अब कोर्ट के सामने दो ऑप्शन है. नंबर वन कि whatever the stage of the proceeding is there, court may stay the proceeding of the case. सेकंड कंडीशन ये है कि अगर कोर्ट को अप्रोप्रिएट लगता है, ठीक है, ये तो दूसरी कंडीशन तो क्या एक्यूज्ड की आ गई. अब इसमें क्या है कि कोर्ट ये प्रोसीडिंग को स्टे कर देगा उसके अंदर, ठीक है. अब वो केसेस कैसे होते हैं, तो मैं उसके लिए एक एग्जांपल आपको एक केस ला कोट करता हूं यहाँ. रेणुका वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका. रेणुका वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका 2009 वॉल्यूम 2. फ्रेंड्स में जजमेंट आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा. 2009 वॉल्यूम 2 WLC सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल 127. This was under section 258
section 301, 300 subsection 1 and subsection 5. सेक्शन 300 आई थिंक वो डबल जियोपार्डी वाला है कि 2 बार उसके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता. नाउ proceeding stopped for non-availability of the accused. Proceeding stopped for the non-availability of the accused. No order passed as to discharge or the acquittal. अब न तो उसमें कोई डिस्चार्ज का आदेश दिया, न एक्विटल क्या किया, क्योंकि एक्यूज्ड वो खुद ही प्रेजेंट नहीं था वहां पर. Now it is not illegal on the part of the magistrate to reopen the proceeding on availability of the accused. Error on the part of the magistrate to extend or not recording reason for reopening proceedings. Magistrate directed to pass order afresh on requisition filed by the police for the reopening of the proceeding. इसमें क्या हुआ कि एक केस था that was registered under section 447, जो trespass का था. Section 447, 341, 323 and 427 of IPC. Police has filed the charge sheet before the court. लेकिन accused था, he was absconding. और उसका जो वारंट वगैरह भी इश्यू किए थे तो भी उसका कोई अता पता नहीं था. He was not coming. In that condition, the court has stayed the proceeding. 2004 में. उसके बाद में क्या हुआ कि 2 साल बाद accused का पता लग गया और उसके बाद में accused was arrested and he was produced before the court. तो उसके बारे में ये बताया है कि अगर कोर्ट ने अगर दोबारा प्रोसीडिंग शुरू की है then he must mention the reason. कि उस प्रकरण में अगर प्रोसीडिंग दोबारा शुरू की है तो he will reduce in writing the reason for that. कि प्रोसीडिंग उसके द्वारा इसमें क्यों शुरू की गई है, और सिमिलरली जो प्रोसीडिंग स्टॉप करता है तो भी उसमें मेंशन करना जरूरी है. तो फ्रेंड जनरली हम देखते हैं इसमें क्या होता है कि कोर्ट किसी एक्यूज्ड को तलब करती है, समन भेजा नहीं मिला, उसके बाद अवेलेबल वारंट भेजा, he did not appear before the court, and lastly with the arrest warrant also it did not appear. So on the basis of the report submitted by the police कि जिस पते पर वो रहता था उस पते पर उसका कोई अता पता नहीं है, इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहता है, या पहले रहता था कहीं चला गया है, दैट इज नॉट नोन. तो उस कंडीशन में क्या है कि विदाउट गिविंग द डे टू डे प्रोसीडिंग ऑफ दैट केस, यानी कि बार बार उसमें तारीख देने की बजाय कोर्ट क्या करेगी कि उसके स्टैंडिंग वारंट जारी कर देगी. स्टैंडिंग वारंट मीन्स दैट विल बी एप्लीकेबल और द लिमिट ऑफ दैट वारंट विल बी और that will be effective so as and when he is arrested. यानी कि अभियुक्त जब तक भी गिरफ्तार नहीं होता तब तक वो स्टैंडिंग वारंट है वो प्रभावी रहेगा. और उसके लिए क्या है कि द फाइल दैट विल बी कंसाइज टू रिकॉर्ड, पत्रावली को रिकॉर्ड में भेज दिया जाएगा उसका नोट डाल करके. अब स्टैंडिंग वारंट की कभी पालना हो गई और एक्यूज्ड है वो गिरफ्तार हो गया, then again the record will be again the file will be called from the record. रिकॉर्ड से पत्रावली को तलब किया जाएगा और उसकी प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी. So that is all about the proceeding given in this one. तो ये था सेक्शन 258. Now coming to section 259. अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. Power of the court to convert the summon cases into warrant cases. क्या कोर्ट सम्मन मामलों को वारंट में संपरिवर्तित करने की पावर रखती है? That is how, when in the course of the trial of a summon case relating to an offense punishable with imprisonment for a term exceeding 6 months, it appears to the magistrate that in the interest of the justice, the offense should be tried in accordance with the procedure for the trial of the warrant cases. Such magistrate may proceed to rehear the case in the manner provided by this code for the trial of the warrant cases and may recall any witness who may have been examined. अब कहने का मतलब यह है कि कहीं पर भी मजिस्ट्रेट को जो सम्मन केसेस का ट्रायल कर रहा है, अगर he feels appropriate, then he may try the summon case as a warrant case. That is how कि मजिस्ट्रेट को कहीं ये लग रहा है कि इस तरह के जो प्रकरण हैं कि इसमें
और एडिशनल एविडेंसेस की रिकॉर्ड करना जरूरी है, ठीक है, या और कोई सबूत इसमें आवश्यकता है, तो मजिस्ट्रेट यहाँ एम्पावर्ड है कि समन ट्रायल, जो समन केस है उनका ट्रायल वो वारंट केस के अकॉर्डिंग भी कर सकता है, बट इट इज नॉट वाइस वर्सा। लेकिन वारंट केसेस का ट्रायल है वो समन केसेस के तौर पे नहीं किया जा सकता, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। जो यंगस्टर हैं, जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूं कि समन केसेस हैं उनको वारंट केसेस की तरह ट्रायल किया जा सकता है, लेकिन वारंट केसेस को समन केसेस की तरह ट्राई नहीं किया जा सकता। तो ये पावर है मजिस्ट्रेट की कि समन केस कैन बी ट्राइड एज पर द वारंट केस। अगर कोई सफिशिएंट एविडेंस नहीं है या और एविडेंस उसमें आनी है, और दैट मे बी द सर्कमस्टांसेस कि वेयर द एडिशनल एविडेंस इज टू बी एड्यूस्ड बाय द कोर्ट, तो उस कंडीशन में ये एप्लीकेबल है। टाइमर काइंडली परमिट मी फॉर अनदर 10 minutes, आई वांट टू कंप्लीट द समरी ट्रायल। उमेश सर, उमेश सर, आर यू हियरिंग? हेलो हेलो, जी सर। 10 minutes to permit me. ओके सर, ओके। Thank you. Now coming to section chapter 21, that is about the summary trial. तो summary trial के अंदर conditions are given, यानी कि which are the offenses which will be tried summarily. तो मैं सिर्फ एक इसमें रीडिंग आपको बता रहा हूँ, then lastly I'll discuss about the difference between the warrant trial and the session trial. तो summary trial में साथियों ये चर्चा कर रहे हैं, ये बता रहे हैं चैप्टर 21 में सेक्शन 260 बता रहा है ये कि पावर टू ट्राई समरली, संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति, यानी कि जो छोटे अपराध होते हैं तो उनका संक्षिप्त ट्रायल कैसे किया जाएगा। क्लॉज 1 सेज notwithstanding anything contained in this code, any chief judicial magistrate or the metropolitan magistrate or the magistrate of the first class especially empowered in this behalf by the high court, यानी कि मजिस्ट्रेट को स्पेशली एम्पावर किया जाएगा कि इस तरह के ऑफेंसेस को वो समरली ट्राई करे, ठीक है। अब उसके बारे में ये बता रहा कंडीशन इसमें किस तरह के ऑफेंसेज होंगे। In clause 1 it is given the offense is not punishable with the death, imprisonment for life or imprisonment for a term of exceeding 2 years. That means summon cases को, ये summon cases के लिए applicable है, it should not be the warrant case। 2 साल से कम वाले अपराध। सेकंड, theft under section 379, 380 और 381 of the Indian Penal Code where the value of the property stolen does not exceed 200 rupees. Very interesting. See, 379 चोरी का अपराध हम देखते हैं, हमने आईपीसी में देखा। 380 क्या है कि कोई ड्वेलिंग हाउस के अंदर, मकान के अंदर कोई चोरी करता है तो वो 380 में कवर होगा। और 381 एप्लीकेबल है कि कोई सर्वेंट, नौकर, अकाउंटेंट है, वो अगर चोरी करता है। तो तीनों तरह की जो चोरी के अपराध है उसके अंदर जो स्टोलन प्रॉपर्टी है उसका अमाउंट है और द कॉस्ट ऑफ दैट प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीड 2000 रुपीज, 2000 रुपए से ज्यादा अगर नहीं है तो उस कंडीशन के अंदर उसको जो ऑफेंस है उसको समरली ट्राई किया जा सकता है। ये 2000 का अमेंडमेंट है, ये 2005 का अमेंडमेंट है। इस अमाउंट को बढ़ाया गया था 2000 रुपए, पहले 200 रुपीज था, नाउ इट हैज बीन मेड 2000 रुपीज बाय द अमेंडमेंट 2005। अनदर कंडीशन इज receiving or retaining the stolen property under section 411 of the Indian Penal Code where the value of the property does not exceed 2000 rupees. अब कोई आदमी चोरी करता है, चोरी के सामान को किसी दूसरे आदमी को बेच देता है तो he'll be penalized under section 411 of the IPC। लेकिन वहां भी अगर जो खरीदी गई प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू अगर 2000 रुपए से ज्यादा नहीं है तो that offense can be tried summarily। Another that is clause 4, assisting in the concealment or disposal of the stolen property under section 414 of the Indian Penal Code where the value of the such property does not exceed 2000 rupees, यानी कि जो चुराई गई संपत्ति है उसको छिपाने या उसको डिस्पोज ऑफ करने की कोई ऑफेंस करता है अंडर सेक्शन 414 आईपीसी, वहां भी प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर 2000 रुपए है तो दैट ऑफेंस आल्सो विल बी ट्राइड समरली। नेक्स्ट इज
offenses under section 454 and the 456 of the Indian Penal Code. तो 454 और 456 ये वो है lurking house trespass और house breaking. तो उस तरह के offenses हैं that also can be tried summarily. Next is insult with intent to provoke a breach of peace under section 504 and the criminal intimidation 506. 504 और 506 के जो ऑफेंसेज है आईपीसी के वो भी समरली ट्राइड किए जा सकते हैं. 7 says अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफ द फॉरगोइंग ऑफेंसेज. अब ऊपर जो ऑफेंसेज की हमने चर्चा की, चाहे वो चोरी का हो, चोरी के सामान को खरीदने बेचने का हो, या ट्रेसपास का हो, या क्रिमिनल इंटिमिडेशन का हो, अगर उन ऑफेंसेस को करने के अलावा अगर किसी व्यक्ति ने अगर अबेट भी किया है, अबेट किया है, वो 7 में दिया है और 8 में दिया है अटेम्प्ट टू कमिट, तो वो जो ऑफेंसेज हैं अबेटमेंट के और अटेम्प्ट टू कमिट द ऑफेंस के, वो भी समरली ट्राई किए जा सकते हैं. लास्टली इट इज गिवन any offense constituted by an act in respect of which a complaint may be made under section 20 of the Cattle Trespass Act 1871. ये साथियों हमने आईपीसी में भी कहीं पढ़ा था और आई थिंक ये हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ था कि कैटल ट्रेसपास वाला बार बार क्यों डाला जाता है. ये बिकॉज देयर आर सो मेनी माइनर एक्ट्स आर आल्सो देयर. तो सम ऑफ माय फ्रेंड और यंगस्टर लाइक गणेश, आप इसमें गणेश देखना है कि कैटल ट्रेसपास एक्ट का 1871 आईपीसी में भी कहीं दिया है. जी सर, एक बार दोबारा रिपीट करें प्लीज सर. ये 9 है ना, 9 देखें आप इसका. जी 9. जी सर. 9 हाँ में सर. कि ऐसे कार्य से होने वाला कोई अपराध जिसकी बाबत पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सकता है. तो ये हमने आईपीसी में भी पढ़ा था. हाँ. पर हम इसको देख नहीं पाए थे कि ये इसको क्यों दोहरा रहा है. भाई पशु अत्याचार अधिनियम के तहत क्यों और भी ऑफेंसेस हो सकते हैं. देयर आर लॉट मेनी माइनर ऑफेंसेस, माइनर एक्ट्स आर देयर. तो इसमें आप देखना थोड़ा, फिर हम इसकी चर्चा करें. जी सर. सर आईपीसी की जो डेफिनेशन है ना अपराध की 41 में है शायद वो, तो उसमें ये बताया गया था अपराध की डेफिनेशन में पशु अत्याचार अधिनियम के तहत भी ये अपराध माना जाएगा. कौन से सेक्शन में? मे बी शायद 41 है शायद. अपराध की जो डेफिनेशन है ना, अपराध की डेफिनेशन बताई गई है आईपीसी में, तो उसमें इसको मेंशन किया गया था कि अपराध क्या माना जाएगा. एग्जैक्टली ममता जी, वो था हमने पढ़ा था, लेकिन वो हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ था. हाँ सर, नहीं जब हुआ तक था. हम इस एक्ट को नहीं देखेंगे ना तो ये शायद क्लियर नहीं होगा. जी सर. क्योंकि आईपीसी में भी इन्होंने एक्सप्लेन किया है और ये सीआरपीसी में भी एक्सप्लेन किया है. तो वी वांट टू सी दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन, पर्टिकुलर एक्ट. तो हम इसकी चर्चा करेंगे. गणेश एक बार देखना आप, ममता जी आप भी देखना. जी सर, थैंक यू. Now coming to clause 2, when in the course of a summary trial it appears to the magistrate that the nature of the case is such that it is undesirable to try it summarily, the magistrate shall recall any witnesses who may have been examined and proceed to rehear the case in the manner provided by this court. यानी कि संक्षिप्त विचारण के लिए अगर न्यायालय को प्रतीत होगा तो उन साक्ष्यों को दोबारा बुला सकता है. अब सेक्शन 261 ये कह रहा है कि समरी ट्रायल बाय द मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास. द हाई कोर्ट में कन्फर ऑफ एनी मजिस्ट्रेट इन्वेस्टेड with the powers of a magistrate of the second class power to try summarily any offense which is punishable only with the fine or with imprisonment for a term not exceeding 6 months or without fine and any abatement or attempt to commit such offenses. अब ये सेकंड क्लास को अगर हाई कोर्ट है वो एम्पावर कर सकता है कि समरी ट्रायल के केसेस जो सिर्फ जुर्माने से दंडनीय है या जिनकी मैक्सिमम पनिशमेंट 6 मंथ है, तो दैट कैन बी ट्राइड बाय द सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट इफ सो एम्पावर्ड बाय द कंसर्न्ड हाई कोर्ट. सेक्शन 262 प्रोसीजर ऑफ द समरी ट्रायल. In the trials under the chapter, the procedure specified in this code for the trial of the summon cases shall be followed except as herein under mentioned. No sentence of imprisonment for a term exceeding 3 months shall be passed in the case of any conviction under the chapter. Very important. यानी कि चैप्टर 21 जो हम पढ़ रहे हैं
इसमें समरी ट्रायल की सजा किसी भी कंडीशन में 3 महीने से ज्यादा नहीं होगी। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि सब क्लास 2 ये कह रहा है कि 3 मास से अधिक की अवधि के लिए कारावास का कोई दंडादेश इस अध्याय के अधीन दोष सिद्धि के मामले में नहीं दिया जाएगा। So this is the maximum punishment that can be awarded in the summary trial. Now coming to section 263 record of the summary trial. तो ये नॉर्मली रिकॉर्ड मेंटेन होता है, ठीक है, और फाइल में भी होता है ये। उसमें serial number of the case will be written, then the date of the commission of the offense will be written, then date of the report of the complaint, शिकायत किस कब दर्ज की गई, that also will be there, then the name of the complainant also will be there, then the name, parentage and the residence of the accused. ये normally हर accused के बारे में लिखा जाता है. The offense complained of and the offenses, and in some cases coming under clause 2, clause 3 or clause 4 of subsection 1 of section 260, the value of the property in respect of which the offense has been committed. अब जो हमने 260 में चर्चा की कि उसने जो अपराध किया है उसकी जो मॉनिटरी वैल्यू या वी कैन से पिक्यूनरी वैल्यू उसकी क्या है, कितने रुपए का अपराध किया, तो दैट आल्सो विल बी मेंशन्ड इन दैट वन. देन द प्ली ऑफ द एक्यूज्ड एंड हिज एग्जामिनेशन, अभियुक्त का कंटेंट्स क्या है, मतलब उसका कथन क्या है, वो क्या स्टेटमेंट दिया, दैट आल्सो विल बी मेंशन्ड. एंड लास्टली द फाइंडिंग ऑफ द कोर्ट एंड द सेंटेंस और द अदर फाइनल ऑर्डर. अब सेंटेंस उसको दंड दिया गया है या जुर्माना अधिरोपित किया गया, दैट आल्सो विल बी मेंशन्ड. देन द डेट ऑन विच द प्रोसीडिंग्स आर टर्मिनेटेड, अब वो प्रकरण को कब सुन करके और उसको समाप्त किया गया, डिस्पोजल कब हुआ, दैट आल्सो विल बी मेंशन्ड. जजमेंट इन द केसेस ट्राइड समरली, दैट इज सेक्शन 264. In every case tried summarily in which the accused does not plead guilty, the magistrate shall record the substance of the evidence and a judgment containing a brief statement of the reason for the finding. अब जो भी है संक्षिप्त विचारण के मामले हैं वो निर्णय के साथ में अपनी फाइंडिंग भी देगा, यानी कि his judgment should be based on the finding of the case. Lastly, the language of the record of the judgment. कोर्ट की भाषा के अंदर वो करेगा. तो डेफिनेटली साथियों हमने 4 तरह के जो ट्रायल होते हैं उनकी हमने चर्चा की. हमने देखा सेशन ट्रायल, उसकी प्रोसीडिंग क्या होगी, दैट आल्सो वी हैव सीन. देन सेकेंडली वी हैव सीन द ट्रायल ऑफ द वारंट केसेस बाय द मजिस्ट्रेट. देन ट्राई ऑफ द समन केसेस बाय द मजिस्ट्रेट. एंड लास्टली इन द चैप्टर 21 हाउ द केसेस विल बी ट्राइड समरली, उनका संक्षिप्त विचारण कैसे होगा. नाउ अब इसमें इन अ नटसेल वी कैन से कि हमने वारंट ट्रायल भी देख लिए और हमने समन ट्रायल भी देख लिए. नाउ व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस. अब इसको डिफरेंशिएट करना भी जरूरी है कि वारंट ट्रायल में और समन ट्रायल में क्या डिफरेंस है. तो हम मोटे तौर पे कह सकते हैं कि द ऑफेंसेस विच आर सीरियस इन नेचर, द ऑफेंसेस विच आर सीरियस इन नेचर आर ट्रायबल अंडर द वारंट केस. क्योंकि 2 साल से ऊपर की सजा का प्रावधान है तो हम उनको वारंट केस कहते हैं, डेफिनेशन में हम पढ़ चुके हैं. अगर समन ट्रायल की बात करें तो वी कैन से द ऑफेंसेस दैट आर लेस सीरियस इन नेचर एंड ट्रायबल अंडर द समन ट्रायल. जिनमें जो लेस सीरियस होंगे, ठीक है, या साधारण अपराध होंगे तो वो हम कह सकते हैं कि उनका समन ट्रायल होगा. ठीक है. सेकेंड डिफरेंस वी कैन से, इंपॉर्टेंट है ये, under a warrant trial an accused can be discharged either before or after recording of the prosecution evidence. वारंट ट्रायल में क्या होता है कि एक्यूज को डिस्चार्ज किया जा सकता है एट द स्टेज ऑफ चार्ज. अब ऐसा क्यों कि वहां चार्ज फ्रेम होता है, चार्ज के आर्गुमेंट होते हैं. तो चार्ज के स्टेज पे और ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग और वी कैन से ड्यूरिंग द एविडेंस आल्सो जो एक्यूज्ड है ही कैन बी डिस्चार्ज. लेकिन समन ट्रायल के अंदर ऐसी कोई स्टेज ही नहीं है कि जिसमें उसको डिस्चार्ज किया जाए. दैट मीन्स अंडर अ समन ट्रायल देयर इज नो स्टेज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द एक्यूज्ड इवन बिफोर और आफ्टर रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट. तो ऐसी कोई स्टेज समन ट्रायल में नहीं है. थर्डली
वारंट ट्रायल कंटेम्पलेट्स द पार्टिसिपेशन ऑफ द पुलिस मशीनरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। वारंट ट्रायल के केसेस के अंदर पुलिस का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। रीजन बीइंग कि वारंट ट्रायल के जो केसेस होते हैं ये सीरियस नेचर के ऑफेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल मर्डर केसेस हैं या दूसरे कई तरह के ऑफेंसेस हैं, चोरी के अपराध हैं, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के ऑफेंसेस हैं, बैंक डकैती के ऑफेंसेस हैं। तो इसमें क्या है कि देयर मस्ट इट इज रिक्वायर्ड दैट सफिशिएंट मटेरियल और सफिशिएंट एविडेंस इज टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द सीन ऑफ द इंसिडेंट। यानी कि जहां पर घटना हुई है तो घटना से संबंधित साक्ष्य जुटाना बहुत आवश्यक होता है। वो फोरेंसिक एक्सपर्ट की भी हो सकती है जांच, कोई चीज को रिकवर करना वो भी उसमें हो सकता है, एक्यूज से कोई रिकवरी करनी है, कोई डकैती का सामान है, चोरी का सामान है, लूट का सामान है। तो वारंट केसेस में क्या होता है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पुलिस मशीनरी इज देयर, नहीं तो अपराधी साबित उसका नहीं होगा। बट दैट इज नॉट सो इन द समन ट्रायल, और वी कैन से दैट देयर इज नो पार्टिसिपेशन ऑफ द पुलिस मशीनरी अंडर द समन ट्रायल। There may be the cases, but mostly it is seen that in the summon trial, the involvement of the police machinery is not there, because there are the complaints which are directly filed before the court. Umesh, I am concluding another 1 minute. Other difference we can say between the warrant trial and the summon trial. In a warrant trial, the case, there is a vital stage as to framing of the charge. हमने चर्चा कर ली कि यहाँ चार्ज फ्रेम किए जाते हैं, लेकिन समन केसेस में क्या होता है कि 251 के अंदर आरोप का सारांश सुनाया जाता है, ओनली एक्यूजिशन, तो सारांश है उसको वो सुनाया जाता है, दैट इज इन सेक्शन 251, नो फॉर्मल चार्ज। इंपॉर्टेंटली जो मैंने अभी चर्चा की आपके सामने 259 के अंदर, वारंट ट्रायल कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द समन ट्रायल। यानी कि वारंट ट्रायल होता है सीरियस केसेस के लिए, तो वारंट ट्रायल के जो केसेस है उनकी प्रोसीडिंग को समन ट्रायल में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, बट समन ट्रायल कैन बी कन्वर्टेड इनटू द वारंट ट्रायल। ये तो आपको ध्यान रखने वाली बात है कि वारंट ट्रायल की प्रोसीडिंग अलग होती है, उसको समन ट्रायल की प्रोसीडिंग में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन समन ट्रायल की प्रोसीडिंग को वारंट ट्रायल की प्रोसीडिंग में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो साथियों, दैट इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। तो आज हमने चर्चा की एंड वी हैव कंक्लूडेड द ट्रायल पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग बिफोर द कोर्ट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड ओवर टू श्री उमेश सर। थैंक यू सर। अब मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए 7:18 हुए हैं सर, 7:21 तक यदि कोई प्रश्न हो, किसी का कोई दुविधा हो तो वर्मा सर से कर सकते हैं ब्रीफ में। Anybody who wants to ask any question? इसमें कोई एड ऑन प्लीज कम आउट विद दैट by virtue of your practical experiences. My learned friend Digvijay sir is there, Rajkumar sir is there, Paras Jain sir is there, even Ganesh is also there. Mamta ji, कोई experience है जो आपके, if you want to add on in this one? सर मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ। हाँ बताएं उमेश जी। हेलो। हाँ कम आउट विद दैट, बताएं। हेलो। हाँ यू आर ऑडिबल, बताएं आप। सर ये एक जो समरी ट्रायल में 260 है, उसका क्लोज 5th है सर, वह 260 का 1 का 5th भारतीय दंड संहिता की धारा 454 और 456 के अधीन अपराध। सर यह थोड़ा संशय है मेरे को, क्योंकि इसमें 3 साल तक की सजा और जुर्माना है, और यदि चोरी होगी तो 10 साल तक का भी हो सकता है। तो सर समरी ट्रायल क्यों करने के लिए कहा? क्या कुछ छूटा हुआ गया इस सेक्शन में, इस क्लोज में? क्योंकि ऊपर चोरी के लिए 2000 रुपए दे रखे हैं
हाँ, आप देखो, मैं बताऊं इसमें उमेश जी, हम यही समझ सकते हैं कि इसमें इन्होंने एक क्लोज डाला हुआ है। हम देखें 260 का जो सबसेक्शन 1 का क्लोज सी, एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाय द हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट है, वो एम्पावर करता है, तो उसमें किसी भी तरह के ऑफेंसेज हो सकते हैं, डे टू डे डायरेक्शन भी आ सकती है। हम तो यही समझे इसके बारे में। बाकी आप सही बता रहे हैं कि 454 है, ये लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग का मामला है ये, ठीक है। और बिल्कुल बिल्कुल सर। 456 और सीरियस नेचर का है कि अगर नाइट के अंदर कोई हाउस ब्रेकिंग करता है या लर्किंग हाउस ट्रेसपास करता है नाइट में, बिल्कुल सर। तो बिल्कुल ये चर्चा का विषय है। तो इसको 260 में क्यों डाला, ये देखने वाली बात है, क्योंकि दिस टाइप ऑफ ऑफेंसेज आर ट्रीटेड एज द सीरियस टाइप ऑफ ऑफेंसेज। तो दिग्विजय सर कुछ ऐड करना चाहें इसमें? सर, वैसे तो समरी ट्रायल करते ही नहीं है इनमें, हमने तो देखी नहीं कि 454 में 456 में अमूमन, क्योंकि गंभीर प्रकृति के हैं तो करते ही नहीं है। बाकी दे रखा है, प्रोविजन तो दे ही रखा है, बाकी ग्रेविटी इनकी ज्यादा है तो नहीं करते। और ये एक तो केवल एक सिंगल धारा में तो आता भी नहीं है ये, या तो इसके साथ में कोई चोरी की धारा लगी हुई होगी, और इस तरह से होता है ये। और चोरी वाले मामले में तो 2000 मूल्य प्रॉपर्टी का हो सकता है वो रात को हालांकि 380 में ऑल्सो वही बात है कि निवास गृह में चोरी करना, अब वो निवास गृह में रात को करेगा तो ये धाराएं लग जाएंगी, 456 भी लग सकती है। दिन में करेगा 454 लग जाएगी। तो वहां प्रॉपर्टी की वैल्यू जरूर दे रखी है 379, 380 और 81 के संदर्भ में, तो इसलिए उसमें तो कह दिया कि 2000 से कम की यदि वैल्यू है तो कर देते हैं। बाकी मैंने तो ये भी नहीं देखा अब तक कि इसमें समरी ट्रायल की हो। अन्य ये आप सही कह रहे 370। थे, सही है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर हम उसकी लाइट में देखें कि अगर उसने हाउस ब्रेकिंग करके चोरी का अपराध किया है, उस लाइट में हम देख सकते हैं। लेकिन अगर वो उसने हाउस ब्रेकिंग की है तो इक्वली वो ऑफेंस भी तो उसका मेड आउट है कि चोरी करने के लिए और उसने गृह प्रवेश किया है, ठीक है। तो अब इसमें दिया है तो एक देखेंगे, इसमें कोई कमेंट्री में हो सकता है इसमें, और देखेंगे हम किस टाइप के केसेस को कर सकते हैं क्या। बाकी आपने बिल्कुल सही कहा कि 454 और 456 के जो अपराध हैं वो सिंगल अपराध नहीं आते हैं कभी, दे विल बी एसोसिएटेड विद द अनदर ऑफेंसेस। तो इस तरह का मैंने भी नहीं देखा इन प्रैक्टिकल लाइफ की 454 और 456 का समरी ट्रायल अगर हो रहा है तो एनीवे ये क्वेश्चन हमारे जी लिए सर, ओपन है। बिल्कुल अगेन विल डिस्कस ऑन दिस वन। थैंक यू ऑल ऑफ यू। सर। ओवर टू उमेश सर। हाँ सर, एक हालांकि रेसेस टाइम हो रहा है सर, इसको हम बाद में लेते हैं सर। तो इट इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज कम अगेन एट sharp 7:25।